हम सबको पता है कि हिंदी की स्थिति देश में क्या है और इन सब परिस्थितियों में 2012 से शुरू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय किस तरह से अपने शैशव काल से निकलते हुए और आज उस स्थिति पर पहुंच चुका है। हमारे संरक्षक, हमारे माननीय कुलगुरु, आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में, कि अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में महामहिम राज्यपाल जी के दिशा निर्देशन में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के भव्य हुआ और निश्चित तौर पर माननीय कुलपति जी के इस अथक प्रयास का समूचे प्रदेश में अभिनंदन हुआ है, स्वागत हुआ है। हिंदी विश्वविद्यालय परिवार को वैसे तो कई अवसर मिलते हैं माननीय कुलपति जी का आभार व्यक्त करने के लिए, लेकिन हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से लगभग 3 अस्थायी भवनों से हिंदी विश्वविद्यालय की यात्रा निकली और वो यात्रा आज अपने मुख्य पड़ाव अपने खुद के घर में सर के नेतृत्व में प्रवेश करने जा रही है। हिंदी विश्वविद्यालय के खुद के भवन का लोकार्पण माननीय कुलपति जी के अथक प्रयासों से हुआ। ऐसे हमारे माननीय कुलपति जी, जिनका अध्यक्षीय उद्बोधन हमको सुनने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि देश के जो कुछ गिने चुने ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने अपने विषय के क्षेत्र में देश में ही नहीं अपितु विश्व में भी अपनी पहचान बनाई। मुझे अच्छे से याद है कि 45 वर्ष से ज्यादा का अध्यापन का अनुभव माननीय कुलपति जी का है। जेएनयू से अपनी छात्र जीवन की यात्रा शुरू कर और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय चाइना में शोध कार्य से लेकर आपकी ये जो अध्यापन की यात्रा है आज हिंदी विश्वविद्यालय तक पहुंची। आपके नेतृत्व में हम जैसे न जाने कितने शिक्षकों को रहने का और सीखने का लाभ मिला। माननीय कुलपति जी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में देश में जाने जाते हैं। विश्व के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आपका सम्मान होता है, गौरव के साथ लोग आपको आपके व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी को मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति जी। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी महानुभावों को मैं अपनी ओर से प्रणाम निवेदित करता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय भरत शरण जी, जिनको भी हमने विस्तार पूर्वक सुना, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति संजीव शर्मा जी और इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार डॉक्टर योगेंद्र प्यासी जो हमारे विश्वविद्यालय में हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी के संबंध में हम जब चर्चा करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में खड़े होते हैं, लेकिन उनमें से हमने इस समय जो चर्चा का विषय लिखा है कि समसामयिक विश्व में जो समस्याएं हैं क्या उनका समाधान हमें उपाध्याय जी के चिंतन में और उनकी दृष्टि में मिलता है। हमने यह अच्छी तरह समझ लिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय वांग्मय के संवाहक के रूप में दीनदयाल उपाध्याय हम सब के बीच में हैं। उन्होंने संस्कृति के गूढ़ अर्थों को बड़े सहज तरीके से अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार से भरत शरण जी ने
निश्चित तौर पर यह बताया कि उनका जो जीवन था और उनके जीवन के जो संदर्भ थे वो एकाकी नहीं थे। उनकी जो व्याख्याएं थी समग्र थी, समन्वय में उनका विश्वास था। मन बुद्धि चित्त, घर परिवार समाज राष्ट्र और विश्व और ब्रह्मांड तक उन्होंने सबकी युति को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों का प्रतिपादन किया। प्राय सभी जो विषय हैं उनको गूढ़ रूप में, सांकेतिक रूप में हमने स्पर्श किया है। इसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि भरत जी ने भी बहुत स्पष्ट किया, वो एक सहज और साधारण परिवार से आते थे, एक सहज जीवन और व्यक्ति थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल और विराट था, और जिसकी छाया में आज न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है। ऐसे में उनके व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा क्या उन्हीं तक सीमित है, अथवा हम भी उस प्रकार के बन सकते हैं? क्या हम भी उस प्रकार से सोच सकते हैं? क्या अपने जीवन में उस प्रकार का समर्पण, समन्वय और संवेदना को जागृत कर सकते हैं? निसंदेह इसका उत्तर हमें दीनदयाल जी के व्यक्तित्व विकास के विविध आयामों में देखने को मिलता है, और उन्होंने युवा पीढ़ी को इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व की संरचना करे और अपने अंदर की समस्त ऊर्जा को अभिव्यक्त करे, उसके कुछ सूत्र उन्होंने दिए। मैं बहुत संक्षेप में समय सीमा के अंतर इस बात को रखना चाहूंगा। यद्यपि अध्यक्षीय उद्बोधन एक औपचारिक उद्बोधन है, लेकिन फिर भी मैं उसका लाभ लेते हुए अपनी बात को आरंभ करूंगा। विश्व की बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उन सब की समस्याओं का मूल है व्यक्ति, व्यक्ति का मन, व्यक्ति का मस्तिष्क। आज व्यक्ति का मन और व्यक्ति का मस्तिष्क जो है वो विकृत अवस्था को है। वो महर्षि अरविंद की तरह अति मानव और दीनदयाल की तरह एकात्म मानव जैसा नहीं है। वह नीत्शे की तरह अति मानव है, अति मानस है, जिसमें हिंसा, अत्याचार, दुराचार, दूसरों को कष्ट देकर के जीवन का आनंद प्राप्त करने की दृष्टि उसमें है। जैसे हिटलर और मुसेलिनी ने यातनाओं के शिविर बनाए, उसी प्रकार से आज हमें देखने को मिल रहा है, और सब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस दृष्टि से हम विचार करें तो आज का युवा, आज का व्यक्ति सर्वाधिक आत्म केंद्रित है। वो अपने अलावा किसी दूसरे की नहीं सोचता। उसका जीवन एकाकी है, उसमें स्वार्थ कूट कूट के भरा हुआ है। वह कुंठित है, तनावग्रस्त है, अवसाद युक्त है, क्योंकि व्यक्ति तो वो बन नहीं पाया, व्यक्तित्व का उसमें निखार आ नहीं पाया, और अपनी अंतर्निहित शक्तियों की क्षमताओं को वो पहचान नहीं पाया। दीनदयाल जी ने कुछ ऐसे सूत्र दिए जिसमें व्यक्ति अपने समस्त अंतर्निहित शक्तियों और क्षमताओं को जागृत कर सकता है।
व्यक्ति को व्यक्ति से पृथक रखने वाले जो तत्व हैं उनका शमन कर सकता है। व्यक्तित्व मूलतः गत्यात्मक होता है, जड़वादी नहीं। जैसा कि अभी पूर्व विचारकों ने भी कहा कि किसी भी विचारक के द्वारा दिया गया विचार अंतिम नहीं है। यह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। विमर्श, विचार विमर्श, तर्क वितर्क और उसके बाद में फिर नए विचारों का उदय, ये भारत की पहचान रही है। व्यक्ति के समस्त गुणों की समष्टि स्वस्फूर्तित है। हम तो ऐसी परिस्थितियों का सृजन करें जिसमें किसी भी प्रकार का बीज अपनी पूरी क्षमता के साथ में उत्पन्न हो सके, क्योंकि चरित्र की पहचान, व्यक्तित्व की पहचान उसके अपने स्वयं को आत्मसात करने पर होती है, आत्माभिव्यक्ति से होती है, आत्मविश्वास से होती है, धैर्य और संयम से होती है, और ज्ञान पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं होता। इस प्रकार से पंडित जी ने विभिन्न वृत्तियों और प्रवृत्तियों में संतुलन को व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आधार बनाया। अब हमारे सामने प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि व्यक्तित्व उन्नयन के लिए हम क्या करें, क्योंकि आज व्यक्ति जो भी काम करता है हानि लाभ, सकारात्मकता नकारात्मकता, यश अपयश, इसको देख करके करता है, क्योंकि वह मूलतः आत्मानुशासित शक्तियों से नहीं अपितु परिदृश्य, जो बाहरी परिदृश्य है, उसका जो आभा मंडल है उससे संचालित होता है। और उसकी जो शिक्षा है वह केवल औपचारिक और पाठ्यक्रम तक सीमित रह गई है। जब तक व्यक्ति औपचारिक जीवन जिएगा और उसका ज्ञान पाठ्यक्रम तक सीमित रह जाएगा, पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद में जीवन यापन के लिए नौकरी और उसके बाद में परिवार और फिर अंत, यदि इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। उपाध्याय जी ने इस बात को भली भांति समझा था कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, समग्र है, पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए है। और उन्होंने कहा मेरे जैसा जीवन कई लोग बना सकते हैं, बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। उन्होंने कुछ ऐसे आयाम प्रस्तुत किए जिससे यह लगता है कि किसी के व्यक्तित्व का विकास किसी आरोपित विचारधारा से या आरोपित अवधारणा से नहीं हो सकता, वह स्वस्फूर्तित है। मनुष्य तो सिर्फ परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसमें उसके व्यक्तित्व का सृजन हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो उसका स्वयं का बीज है जिससे वह उन्नतशील बनता है। जीवन में यदि पॉजिटिविटी है तो उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, और जीवन में यदि नेगेटिविटी है तो निश्चित तौर पर वह कुंठाग्रसित होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत स्पष्ट तरीके से कहते थे कि व्यक्तित्व विकास के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है।
हमारे संदर्भ क्या है, हमारे लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन क्या है, और यह सब किसके लिए? स्वयं के लिए, अथवा समाज के लिए, अथवा परिवार के लिए। तो उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का विकास कैसे संभव होगा। उन्होंने कुछ टेस्टामेंट दिए, उन्होंने कुछ सूत्र दिए। मैं यहाँ जितने भी श्रोता अभी उपस्थित हैं उनसे ये कहूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मैं उनकी व्याख्या नहीं करूंगा। मैं केवल उन तत्वों को, उन वाक्यों को पढ़ूंगा, बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा, और आप अपने आप को देखिए कि आप वहां कहां खड़े हैं। तो आपको अपने स्वयं के व्यक्तित्व का मूल्यांकन स्वयं करने को मिल जाएगा। पहली बात, वो कहते थे कि यदि जीवन में आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपका जीवन मनुष्य जीवन नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ शुड बी वेरी क्लियर। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन पशु पक्षियों की तरह है। दूसरा बिंदु, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि मनुष्य में विल पावर होनी चाहिए। उसकी जो विल पावर है वह लक्ष्य के उद्देश्य को प्राप्त करने की तीक्ष्णता को दर्शाता है। और यदि आप असफल हो जाते हैं तो यह मानिए कि आपके जीवन का अंत नहीं है। आपके द्वारा किए गए प्रयास किसी दूसरे लक्ष्य का इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास। उन्होंने बोला अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते, मौके बार बार नहीं आते हैं। आप मौकों को पहचानिए। समस्याओं और उसकी जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने का साहस आपके अंदर होना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने कहा कि दूसरों का सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। यदि हम दूसरों का सम्मान नहीं करते, यदि हम स्वयं का सम्मान नहीं करते तो हम दूसरों का सम्मान नहीं कर सकते। दूसरों का सम्मान करने के लिए आप में अपना सम्मान करना पड़ेगा। और आप अपना सम्मान तब करेंगे जब आप में विल पावर होगी, आप में आत्मविश्वास होगा, आप में साहस होगा। आप सेल्फिश नहीं होंगे, आप सिर्फ आत्म केंद्रित व्यक्ति के पुंज नहीं होंगे। इसलिए योजना बना करके काम करना चाहिए। देयर शुड बी प्लानिंग। बिना योजना के साहस भी कुछ नहीं कर सकता। बिना योजना के आत्मविश्वास भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आप कर्म करिए, सभी कर्म अच्छे होते हैं। लेकिन जो नकारात्मक भाव को लेकर के जो कर्म किए जाते हैं उनमें जो कुंठाग्रस्त जो जीवन होता है वह निश्चित तौर पर समाज के लिए घातक है। और इसका मूल्यांकन समाज के श्रेष्ठ सुधीर जनों को करना चाहिए। हमें हमारी कल्पना शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। पावर ऑफ इमेजिनेशन, ड्रीम, एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के, एक बहुत बड़ा स्वप्न लेकर के, एक बहुत बड़ी परिकल्पना लेकर के उसके लिए अपनी विल पावर के साथ में उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। अभी अभी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण दिया, गुरु जी का हमारे सामने उदाहरण है, दीनदयाल उपाध्याय जी का हमारे सामने उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी का हमारे सामने उदाहरण है, वर्तमान प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी का हमारे सामने उदाहरण है। ये कोई अद्वितीय परिवार में पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने इन बिंदुओं को जिया है, इन बिंदुओं से आत्मसात किया है, तब जाकर के वो श्रेष्ठ बने हैं। और अपने मन में सदैव ये भाव रखें कि मैं श्रेष्ठ हूं, आई एम द बेस्ट अमंग ऑल, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे विचार श्रेष्ठ हैं, मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं, मेरे भाव श्रेष्ठ हैं, मेरा मनोविज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए जो करने योग्य कार्य हैं उन्हें करें, और जो करने योग्य कार्य नहीं है वह नहीं करें। इस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्ति से व्यक्तित्व की यात्रा के विभिन्न आयाम दिए। आप अभी नहीं तो फिर कभी जीवन में इन बिंदुओं पर अपने को कस कर देखिए, हम कहाँ खड़े हुए हैं। वो कहते थे कि जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसी प्रकार से राष्ट्र का व्यक्तित्व होता है। जैसे व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व के बिना अधूरा है, इसी प्रकार से राष्ट्र का यदि कोई अस्तित्व और व्यक्तित्व नहीं है तो वो अधूरा है। राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों के मन में यदि राष्ट्रत्व का बोध और राष्ट्रत्व का भाव नहीं है तो वह राष्ट्र लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक मूल्य और शिक्षा प्रणाली में समन्वय होना चाहिए। हमारी नई शिक्षा नीति में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है। घिसी-पिटी शिक्षा पद्धतियां, प्रणालियां जो संस्कृति से अपने आप को वंचित थी, उसमें संस्कृति का प्रवेश किया। जो शैक्षणिक गतिविधियां थी जो व्यक्ति के जीवन के और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए उसका माँ बाप, परिवार, घर, भाई बहन, समाज, कुटुंब, ये सब जरूरी है। जिस परिवेश, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो जरूरी है। और हम उसी का अध्ययन न करते हुए 10 प्रश्नों को पढ़ करके 5 यूनिटों को याद करके एक डिग्री लेकर के हम व्यक्तित्व का यदि निर्माण करने का और व्यक्तित्व और व्यक्ति के सृजन की हम परिकल्पना शिक्षा पद्धति के माध्यम से करते हैं तो ये गलत है। उन्होंने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य बोध की भी बात की। उन्होंने कहा कि जो भारतीय है, भारतीय जीवन को सक्षम और मजबूत बनाने के लिए काम करे। भारतीय जीवन अर्थात क्या? भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र की व्याख्या उन्होंने की। अभी भरत जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि उन्होंने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उनकी बहुत बड़ी देन है। राष्ट्र कुछ ईंट पत्थरों से बना हुआ निर्माण कार्य नहीं है। हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं, हमारे विश्वास, हमारे संबंध, हमारे अंतर संबंध, हमारे परिवार के संबंध, पति पत्नी के संबंध, भाई बहन के संबंध, और फिर समाजों के विभिन्न समूहों के बीच में संबंध, राष्ट्रों के राष्ट्र के बीच में संबंध, यही तो राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद है। इसीलिए उन्होंने एक अखंड मंडलाकार की परिकल्पना की। ये सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। आप पति पत्नी को अलग नहीं कर सकते, भाई बहन को अलग नहीं कर सकते, परिवार को समाज से अलग नहीं कर सकते, समाज को राष्ट्र से अलग नहीं कर सकते, राष्ट्र को विश्व से अलग नहीं कर सकते। यह दृष्टि एक समन्वयकारी दृष्टि है। और यह समन्वयकारी दृष्टि निश्चित तौर पर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे जीवन में एक बड़ा भूचाल ला सकती है। मुझे ऐसा लगता है
कि इनमें से यदि कोई भी एक तत्व का स्पार्क हमारे मन में जागृत हो जाए तो हम निश्चित तौर पर हमारी जो पंगुता है उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। आतंकवाद समस्या है, सीमाओं पर तनाव है, लेकिन इन सब की जड़ व्यक्ति का मस्तिष्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क के कार्यालय के सामने लिखा हुआ है और उसके उद्देश्य का पहला वाक्य है, क्योंकि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है, इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क का शोधन जरूरी है। और हम यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव चिंतन देखें और उनके समग्र जीवन के आयामों को देखें, जीवन में समर्पण भाव को देखें, तो एक निश्चल, पवित्र और शुद्ध मन हमें देखने को मिलता है, जिसमें द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, उपेक्षा, उपहास, निंदा, तिरस्कार, घृणा, युद्ध, आतंक, इसके विचार नहीं आते। वे चाहते थे व्यक्ति ऐसा बने, समाज ऐसा बने, राष्ट्र ऐसा बने और पूरा विश्व ऐसा बने। वसुधैव कुटुंबकम हो, प्रणवंतो विश्व मार्या हो। अभी संजीव जी ने भी इसी बात को कहा था। मूल तत्व एक है, अभिव्यक्तियां विभिन्न है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने समय से कुछ अधिक आप लोगों के बीच में बोला हूं, लेकिन निश्चित तौर पर आज की ये जो संध्या है यह हम सबके लिए स्फूर्तिकारक बने, प्रेरक बने, प्रेरणादायी बने। और हमारे विद्युत जनों ने, संजीव शर्मा जी ने जो कुलपति हैं मोतिहारी के, नियामक आयोग के अध्यक्ष भरत शरण सिंह जी ने जो विचार हमारे सामने रखे, और एक बहुत छोटी सी पीठिका योगेंद्र प्यासी जी ने हम सबको दी है, उसमें भी बड़े सारभूत तत्व निहित हैं। बस हमें खोजना है, उनको देखना है, उनका अनुकरण करना है। निश्चित तौर पर हम सफलता प्राप्त करेंगे, अपने मन को ओज, तेज और विश्वास से भरा पूरा पाएंगे। आप सबको एक बार पुनः आभार। जो प्रतिभागी इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको विशेष तौर पर